जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। आज हम लोग देखेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो आरआरबी का जो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं अभी तक चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो सब चैप्टर है उसका नाम है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, इसको देखेंगे। तो इलास्टिसिटी देखिए, सबसे पहले इलास्टिसिटी जैसे मान लीजिए कोई रबड़ है, आपने ऐसा ले लिया, इसको आप मान लीजिए कुछ बल लगा कर आपने इसको खींचा, तो खींचने के बाद सबसे पहले रिसेप हुआ, इतना मान लीजिए इतना बढ़ गया। जैसे ही इस बल को आपने छोड़ा तो वो क्या हुआ, सेम अपने इस सेम इनिशियल पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी इसी पर डिपेंड करती है कितने फोर्स के साथ वो वापस आती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी रबड़ हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल रबड़ हो गया। तो इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी, जिसमें अगर वापस नहीं आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे हो गया ठोस स्टील का कोई बर्तन हो गया, स्टील का सामान हो गया, तो उसमें उसको या प्लास्टिक का सामान हो गया, मिट्टी का गेंद हो गया, ऐसा चीज़ें उसमें प्लास्टिसिटी होती है। क्वेश्चन देखते हैं। आकार में क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी ग्रुप डी में शिफ्ट 1 में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा में क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसे बोलते हैं। इसका देखते हैं परिभाषा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा वह यांत्रिक ऊर्जा है जो उस पदार्थों के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर संग्रहित हो जाती है। ठीक है, इसे निम्नलिखित सूत्र से अभिव्यक्त किया जा सकता है। U इक्वल टू यांत्रिक प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। ओके, के एक पदार्थ नियतांक का यक्स क्या है, विकृति की माप है। दूसरा देखो, जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। उस समय क्या होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। कॉइल में तो कॉइल स्प्रिंग होता है, जब इसको आप कंप्रेस करते हैं, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो उस समय जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इस स्प्रिंग का बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। जब कोई भी वस्तु जिसमें प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है उसमें एक प्रकार की स्थिति ऊर्जा पाई जाती है, जैसे रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया। जब प्रत्यास्थ वस्तु स्प्रिंग को खींचा जाता है या दबाया जाता है तो इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी प्रत्यास्थ वस्तु या स्प्रिंग पर जितना अधिक बल लगाया जाता है उसमें संपीड़न उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। जितना चेंज होता है अपन ओरिजिनल चेंज। विकृति मतलब मान लीजिए चेंज, किसी बॉडी को हम चेंज कर रहे हैं, इसके लेंथ में हम फोर्स लगा कर इसको चेंज कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ जितना होगा इसे ही विकृति बोलते हैं। तो विकृति यल की बीमा क्या होती है, यल की बीमा मीटर हो जाएगा, और नीचे भी यल है लंबाई, इस यहाँ का भी बीमा मीटर ही होगा, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वजह से इसका कोई भी बीमा नहीं होगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की कोई भी बीमा नहीं होती है। ठीक है, देखिए विकृति जो चेंज होगा कई तरह से हो सकता है। अगर लंबी बॉडी है तो उसकी लंबाई में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके लेंथ में चेंज हो गया। साथ ही साथ उसके जब लंबाई में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो बॉडी होगा, इसकी बॉडी के आयतन में भी परिवर्तन होगा, उसका बॉडी और पतली भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा, तो चौड़ाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, साथ साथ इसकी ऊंचाई में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि इमेज अगर 3D रहेगा तो इसके हर तरह के डायरेक्शन में चेंज होगा, तो जिसकी वजह से इसके आयतन में भी चेंज होगा। तो आयतन में चेंज होगा तो उसको क्या करेंगे, डेल्टा भी चेंज इन वैल्यूम अपान ओरिजिनल वैल्यूम। ओके, तो ये हमारा आयतन विकृति हो जाएगा। अनुदैर्ध्य विकृति आपने समझा, डेल्टा चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में वृद्धि बटे के प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, जो पार्श्व विकृति होता है, पार्श्व विकृति -1/m अनुदैर्ध्य विकृति होता है। पार्श्व विकृति का मतलब जो अगर बॉडी है उसके अगर लेंथ में हम फोर्स लगाकर चेंज कर रहे हैं, लेंथ में
अनुदैर्ध्य विकृति में, तो उसके चौड़ाई में भी चेंज होगा। तो उसके चौड़ाई में देखिए, इसके लंबाई में फोर्स लगाएंगे तो इसकी लंबाई में तो बढ़ोतरी होगी, जबकि इसकी चौड़ाई जो होगा इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब घटेगा इसका चौड़ाई। घटने की वजह से उसको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखेंगे, माइनस के 1 लिखेंगे, 1/m हो जाएगा। अब पार्श्व विकृति मतलब डेल्टा, मान लीजिए इसकी चौड़ाई d है तो डेल्टा d कर देंगे, चौड़ाई में चेंज बटे के ओरिजिनल चेंज d, ठीक है, ओरिजिनल चौड़ाई, ठीक है, डेल्टा d/d कर देंगे। क्योंकि ये निगेटिव में होगा, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख दिए, माइनस लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्व विकृति इज इक्वल टू -1/m अनुदैर्ध्य विकृति। इसको देखते हैं, विकृति परिवर्तित लंबाई से या परिवर्तन आयतन का आयतन से या परिवर्तित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से अनुपात होता है, इसलिए विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट है, बिना भंजन बिना ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है, सुघट्यपन कहते हैं। सुघट्यपन मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। हमने पहले ही बता दिया था, प्लास्टिक अगर किसी बॉडी में डिफॉर्म नहीं हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका सारांश देखते हैं, यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए लेकिन भार हटाने पर वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में न आए तो इस पदार्थ को क्या बोलते हैं, सुघट्यपन कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। इंग्लिश बहुत अच्छा है, हिंदी थोड़ा सा सुघट्यपन है तो इसको समझ में आने में दिक्कत होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी बॉडी पर भार लगाने पर वह विकृत हो जाए लेकिन जैसे ही भार हटा लिया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए तो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्था गुणांक कितना होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक 1 होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, अगर हम इस पर फोर्स लगाकर खींचें, जैसे इसको हमने फोर्स को छोड़ा तो वो अपने रीशेप में आ जाएगा। रीशेप में जैसा उसका स्ट्रक्चर था वैसे ही आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उसके बॉडी में, तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, ठीक है। उसका प्रत्यास्था गुणांक होगा 1 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सारांश देखते हैं, जो प्रत्यास्था गुणांक है 0 से लेकर 1 तक वैरी करता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहता है। सबसे परफेक्ट बॉडी अगर बोला जाए, सबसे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी बोला जाएगा तो उसका प्रत्यास्था गुणांक 1 होगा। जो प्लास्टिसिटी बॉडी होगा उसका प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, 0 होगा। देखिए E=0 मतलब पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट, मतलब प्लास्टिसिटी बॉडी है। 0 से 1 के बीच में तो वास्तविक हो गया। E=1 है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा पृष्ठ तनाव, जिसे बोलते हैं सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी। इसको देखते हैं, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, इसको देखते हैं। तो स्याही सोखने का जो होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है इसको हम डिस्कस करें। केशिकात्व जिसे बोलते हैं, मतलब जल, अगर मान लीजिए कोई पाइप है पतली सी, अगर उसमें जल का चढ़ाव होता है अपने आप और जल का नीचे होता है, ऊपर चढ़ाव या नीचे उतार की घटना को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसको देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने पर द्रव का वह क्रिया जिसमें द्रव के अणुओं एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ ऊपर उठता है या गिरता है, मतलब द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरने की घटना को क्या बोलते हैं, पृष्ठ कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इस क्रिया द्वारा ही क्या होता है, ब्लॉटिंग में जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेपर है ब्लॉटिंग पेपर, तो उसमें क्या होता है, जल नीचे से सोखते हुए ऊपर की चढ़ता है। इसी के अनुसार हमारा क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही को सोख लेता है, जिसे सोखता बोलते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण है कि यदि पानी के गिलास में एक पतली खुली नलिका डाली जाए तो केशिकात्व के कारण ही नली में पानी का स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर उठता है, वह ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिकात्व के कारण चढ़ता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, एक द्रव बूंद सहज होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। इस परिघटना को क्या कहता है, तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द्रव के अंदर के अणु ससंजक और आसंजक बल होते हैं। तो ससंजक आसंजक बल
देखिए, द्रव के अंदर अणु शासनजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होते हैं। द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ को उसके नीचे वाले अणु अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव क्या बोलता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। नेक्स्ट है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। तो कौन से गुणधर्म के कारण क्या होता है, गोलाकार होती है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होते हैं, जल का पृष्ठीय तनाव। देखिए, पृष्ठ तनाव को T = फोर्स अपान वो जो जिस लेंथ पे हमारा फोर्स लग रहा है उसका अनुपात होता है, फोर्स अपान लेंथ। द्रव का बूंद या गिरती हुई बूंद का गोलाकार होना द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव का गुण का उपस्थित होने के कारण होता है। यदि द्रव का तल एक आभासी रेखा या बहुत छोटी रेखा है खींचे तो उस रेखा पर लंबवत तनाव बल होता है। इस बल क्या बोलता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब देखते हैं तीसरा इसमें सब चैप्टर है, द्रवों का प्रवाह, लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसको देखते हैं। तो पहला कथन सत्य है, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उड़ता है। इसको हम देखते हैं और भी डिटेल्स में, यह NTPC एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, एक कोई टैंक है और इसमें हमारा कोई छिद्र है, तो क्या गति की दिशा में गिरेगा। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उड़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए पीछे की ओर उड़ती है और जो सतह है नीचे की ओर गिरती है। ऐसा द्रव में कार्यरत क्या पेसिडो फोर्स के कारण होता है, अभ्यासी बल के कारण होता है। एक आदर्श तरल पदार्थ होता है घर्षण रहित, जिसमें फ्रिक्शन लेस होता है और असंपीड्य, उसको दबाया नहीं जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आदर्श तरल बोलते हैं। इसको देखते हैं हिंदी में। एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित होता है और असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और फ्रिक्शन लेस होते हैं। आदर्श तरल में तनाव नहीं होता है तथा बल्कि मॉड्यूल अनंत होते हैं। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता है, बस ऐसा माना जाता है कि आदर्श तरल है, लेकिन वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए जल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए, जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज बल, हमारा जल है, जल की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब जो होगा P = WH²/2, जो इसका तो P किसके प्रोपोर्शनल होगा, H के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, H के प्रोपोर्शनल होगा। तो जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितना उसका ऊंचाई होगा उसका हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। एक फार्मूला होता है P = ρgh, उसकी ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसके कारण हमारा कार्क तैरता है और पानी की कील जो होती है, लोहे की कील होती है, वो डूब जाती है। ठीक है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। इसको देखते हैं। P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से या की गति से पानी गिर रहा है और उसका निस्सरण क्या होता है। निस्सरण मतलब Q की वैल्यू 0.0001 मीटर/सेकेंड। ओके, तो इसको फार्मूला इसका होता है, देखिए V का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है
और आपका फार्मूला होता है F इक्वल टू रो जी एच इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रो जी और एच इंटू ए, एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारा V हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रो जी, इसको रो जी, इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब कितना समय में हमारा पानी इसमें एक वॉल्यूम होता है ना, इस कितना पानी में हमारा डिस्चार्ज कर रहा है, तो रो जी क्यू हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, रो का वैल्यू कितना दिया है 1000, जी का वैल्यू 10 और डिस्चार्ज की वैल्यू 10 के पावर -4, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता कहते हैं। अगर द्रव में फ्रिक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? श्यान। जिसमें ज़्यादा श्यानता होगा उसमें चलने में उतना ही कठिनाई होता है। द्रव में घर्षण को क्या कहता है? श्यानता कहता है। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का क्या करता है? विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। श्यानता को किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ क्वेश्चन एलपी और एनटीपीसी में क्वेश्चन है। बायोन्सी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया? तो सबसे पहले श्रेय आर्किमिडीज को दिया गया। इसके विषय में थोड़ा देखते हैं, बायोन्सी फोर्स क्या होता है। बायोन्सी या उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान आर्किमिडीज ने किया था। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होता है? आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई टैब है, इसमें हम कोई नाव रखे हैं, तो अगर देखिए इसके भार में कुछ कमी आएगी तो इसके द्वारा जो जल है, ये जो हमारा इसका हाइट है, इसके द्वारा हटाएगा, इसका भार बटे के इसके बराबर इसके हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो नील्स बोर और भी जो ऑप्शन है उसके विषय में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण किसी द्रव में वस्तु का कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। तरल पदार्थ का घनत्व इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन इस पर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसको देखते हैं। तो स्टेटमेंट है, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, उत्प्लावन बल जो उत्क्षेप बल इसको फोर्स लगा रहा है वस्तु के भार से कम रहेगा तो वस्तु क्या तैरती है। यह कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन गलत पूछ रहा है ना, स्टेटमेंट कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यह ऑप्शन सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाती है, सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु तल के अंदर तैरती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा कहाँ रहता है? उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं। देखिए ये जो बायोन्सी फोर्स है ऊपर की ओर लग रहा है और किसी बॉडी का वेट नीचे की तरफ जा रहा है। इसका जो जी है ग्रेविटी हो गया। ठीक है, अब ये जो है पॉइंट है बायोन्सी पॉइंट उसको बोलते हैं। ठीक है,
और देखिए पूरी तरह से डूबी हुई वस्तु है, यहाँ पे बायोंसी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों एक ही जगह पे है, तो पूरी तरह से डूबी हुई है। आंशिक रूप से डूबी है जिसका ग्रेविटी ऊपर है और बायोंसी फोर्स क्या नीचे है, इसको देख सकते हैं। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। यदि उत्प्लावन बल और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर हो तो उत्प्लावन केंद्र तथा विस्थापित द्रव के केंद्रक एक दूसरे के संपाती होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, अथवा किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उच्छेद बल का अनुभव करता है। तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड का अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर है। पानी की द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? तो ऊपर की ओर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नाव, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। जहाज की गति में वृद्धि जो होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड करती है। जहाज की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का देखते हैं, इसका सारांश देखते हैं। जहाज की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत करते हैं। फैराडे का नियम होता है विद्युत परिपथ से संबंधित है। फ्लेमिंग राइट हैंड नियम में भी विद्युत धारा से संबंधित है। न्यूटन गति का दूसरा नियम है जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के सामयिक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी का क्वेश्चन में, ऊपरी पड़ोद और भार में प्रयुक्त होते हैं विपरीत दिशा में। इसको देखते हैं। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल को पड़ोद कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला पड़ोद का परिणाम उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु में संपर्क रहती है। वस्तु का एसआई मात्रक होता है, पड़ोद का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। रॉकेट की ओर आगे की बढ़ना भी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऊपरी पड़ोद की दिशा में भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देते हैं, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी दबाव को बायंड फोर्स कहते हैं। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल या बायंड फोर्स या उच्छेद बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उच्छेद बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ में पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह से गल जाता है तो उसका क्या होगा? जो जल का सतह रहेगा पूर्ववत ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्योंकि अगर जल है, ऑलरेडी पहले से जल है, इसमें बर्फ़ डालोगे जो भी सतह जल रहेगा पानी का थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो उसका सतह क्या रहेगा? सेम रहेगा। सतह में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उच्छेद होगा वस्तु के भार से कम। देखिए, यदि वस्तु का पहला केस है, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु क्या होती? डूब जाएगी। ऐसा तब होता है जब वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। जैसे लोहे के कील ले लो, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है, यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर है तो वस्तु पूरी तरह से डूबी हुई तैरती रहेगी क्योंकि परिणामी बल क्या है? शून्य है। मतलब ऐसा अगर जल का सतह है तो बॉडी हमारा ऐसे रहेगा और चारों तरफ से क्या रहेगा? पानी रहेगा, ठीक है। पूरी तरह से डूबी हुई प्रतीत हुई लेकिन तैरती रहेगी, अंदर की तरफ नहीं जाएगी। अगर यही केस थर्ड में रहेगा,
थर्ड क्या है, अगर महत्तम उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है तो इसका मतलब वस्तु क्या रहेगी, वर्ष में ऐसे तैरती रहेगी। देखिए ऐसे, अगर वस्तु का भार पानी द्वारा लगाए गए भार के उच्छेप जो बल है उससे कम रहेगा तो हमारा वस्तु क्या रहेगी, तैरती रहेगी। उच्छेप बल और भार कार्य करते हैं, उच्छेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिंड है, पिंड का जो पानी द्वारा बल लगाया जा रहा हो तो पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाए और पिंड का जो भार है W वो नीचे की ओर होगा। दोनों क्या डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा में आपस में। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं, उच्छेप बल कहते हैं, इसे बाउंड फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। इसको देखते हैं, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उच्छेप बल कहते हैं, बाउंड फोर्स कहते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे क्या होता है, उच्छेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र या सेंटर बायोन्सी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को पानी में डूबा जाता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं या बायोन्टी फोर्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। लैक्टोमीटर है, जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, ये सब हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार है। निम्नलिखित में से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ओडोमीटर। हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, लैक्टोमीटर है, लेकिन ओडोमीटर नहीं है। ठीक है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस पर लगाया जाने वाला उच्छेप बल क्या होगा, उसके द्वारा लगाए गए उच्छेप बल वस्तु के भार के बराबर होगा, तभी वस्तु क्या रहेगी, तैरती रहेगी। सेम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पे निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, तो परिणाम। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे प्रेशर, दाब। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अभी इस दाब चैप्टर को भी देख लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कि दबाव को मापा जाता है, दबाव को बल या क्षेत्रफल में नापा जाता है। दबाव को बल या क्षेत्रफल में मापा जाता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे के क्षेत्रफल। इसका मात्रक हुआ, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होता है, दाब क्या होगा, अधिक होगा। यदि किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अविलंब बल को दाब कहते हैं। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसका दाब उतना ही कम होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, इसका इकाई है। ठीक है, मात्रक बोलते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या हो, इसका बीमी सूत्र होता है ML-1 T/-2। देखिए कैसे निकालेंगे, बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन हो गया बल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक एरिया स्क्वायर का मतलब L⁻²। ठीक है, L⁻², और बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक हो गया, इसको बल को बोलते हैं, न्यूटन को मात्रक बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम का हो गया हमारा M हो गया, मीटर का हो गया L, T⁻²। ठीक है, अपान में हमारा क्या है, L⁻² है। तो एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L⁻² है ना, अपान में L⁻² है ना, तो कैंसिल आउट हो जाता है। यम L⁻−1 हो जाएगा, T⁻²। आ गया। दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दाब को थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन में देख सकते हैं, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसका दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, हम देख सकते हैं सारा क्वेश्चन में वही है। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहते हैं, थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। दाब बराबर क्या हो गया,
उत्क्षेप बल बटे के क्षेत्रफल, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव क्या होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। डेंसिटी देखते हैं चैप्टर को। पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व 1000 किलो पर घन मीटर होता है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जल H2O पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना वाला अणु है। इस ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है और आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से लेकर 78% होती है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या कहते हैं, तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को घनत्व बोलते हैं। शुद्ध पानी का घनत्व और लवणयुक्त पानी के घनत्व का मान कितना होता है, तो एक पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। निम्नलिखित में से कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में क्या करते हैं, तैरते हैं। बर्फ पानी में तैरते हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। और थोड़ा सा एक और देखते हैं, बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है, 9% कम होता है। और पानी का घनत्व 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है। एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में परिभाषित किया जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व 10.8 × 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देखिए आपको पता है 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व कितना होता है, 1000 होता है। और दिया है चांदी का घनत्व अपेक्षित घनत्व कितना 10.8 है। तो क्या करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व पूछेगा 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सब सेम है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पानी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, माइनस मीटर क्यूब है। और पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तो अपेक्षित घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व बने के स्टैंडर्ड घनत्व मतलब पानी का घनत्व। चांदी का घनत्व दिया है 10.8 × 10⁻³ बटे के 10⁻³ पानी घनत्व हो गया। तो 10.8 कैंसिल आउट होकर 10.8 बचा, जिसका अपेक्षित घनत्व हो गया। ठीक है, इसका कोई इकाई नहीं होगा क्योंकि दोनों घनत्व कैंसिल आउट हो गए। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है, सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे के पानी के घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अणुगति सिद्धांत। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैसों में होती है। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों में अंतराणुविक अवकाश होते हैं। ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है गैसों में। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों में अंतराणुविक अवकाश जो होते हैं ठोस तथा गैसों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। गैस हो गया, ठोस हो गया और जो हवा हो गया उसमें बहुत दूर दूर तक होता है। ठीक है, और उनके मध्य आकर्षण बल भी कम होता है तथा गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं, तो किसमें होता है, अत्यधिक दृढ़ ठोसों में होते हैं। उससे कम गैस में जल में, मतलब बोल सकते हैं लिक्विड में। और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में। देखिए यहाँ पर ठोसों में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैसों में सबसे कम। गैसों में अणुगति सिद्धांत के अणुगति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर बी। सबसे संभावित गति के अणुओं की अंश बढ़ता है। ठीक है, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होगी जब अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगा।
इसको देख लेते हैं। अणुगति सिद्धांत पहला है, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते हैं जिसमें पात्र की दीवारों पर दबाव डालते हैं, इसे गैसीय दाब कहते हैं। दूसरा है, गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है जिससे अणु की स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। तीसरा है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उस गैस के परम ताप के समानुपाती होता है, E प्रोपोर्शनल T हो गया। और 0 डिग्री से तापमान पर गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होता है। 0 डिग्री से तापमान को क्या कहते हैं? परम तापमान कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आया हुआ है, ठोस द्रव गैस। क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, गैसों के विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं की दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, इसका तापमान में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चैप्टर नंबर हम लोग 4 इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया टोटल। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 5 हीट, इसका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।